दिल्ली लिकर पॉलिसी केस लगभग 3 से 4 साल चलने वाला एक ऐसा लीगल या पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें रेजिग्नेशन हुए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, पॉलिटिकल करियर्स तबाह हो गए और कुछ नए भी बने और अंत में सभी 23 एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं अनुराग। आज की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी केस की। शुरुआत होती है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लॉन्च करती है, जिसमें सरकार ने अपना रोल रिटेल लिकर बिजनेस से कम कर दिया और प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस दिए। आप गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और लिकर माफिया खत्म हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में पॉलिसी की वजह से रेवेन्यूज इंक्रीज हुए थे, क्लेम्स ऐसे थे कि रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, मगर जल्दी ही एलिगेशंस भी उठने लगे थे। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है दोस्तों जब जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी पॉलिसी में इरेगुलेशंस का इशू उठाते हैं और जांच रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की। अगस्त 2022 में दोस्तों सीबीआई एक एफआईआर रजिस्टर करती है। एलिगेशंस लगते हैं कि कुछ बिजनेसमैन को फेवर किया गया और एक एंगल किकबैक्स और कार्टेलाइजेशन का भी सामने आता है। मीडिया में केस उछलता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी को इन्वॉल्व किया जाता है और यहीं से केस एक नॉर्मल पॉलिसी डिस्प्यूट से निकलकर नेशनल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन जाता है। दोस्तों केस अब सीरियस मोड लेता जा रहा था और सवाल अब बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों फिर आती है तारीख 26 फरवरी 2023, जहां से शुरू होता है इस केस का तीसरा हिस्सा। सीबीआई तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है और बाद में 9 मार्च 2023 को ईडी भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। सिसोदिया शिक्षा और वित्त जैसे अहम विभाग संभाल रहे थे। उस वक्त उनका इस्तीफा होता है और आपकी गुड गवर्नेंस वाली एक जो इमेज होती है उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है। 2023 में जो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के गठन की पृष्ठभूमि थी, उसमें भी ये मुद्दा बिल्कुल प्रमुख ही रहा था। लगभग 17 महीने तक कोर्ट बार बार बेल डिनाई करता है और मनीष सिसोदिया जेल में ही रहते हैं। अभी लगभग 1 साल हुआ था मनीष को जेल में गए कि आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी दोबारा से तोड़ दी जाती है। जब पूरा अपोजिशन का इकोसिस्टम दोस्तों सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज की बातें कर रहा था और तरह तरह के एलिगेशंस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा था, उसी बीच 21 मार्च 2024 को ईडी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। 26 जून 2024 को सीबीआई भी उन्हें करप्शन के सिलसिले में गिरफ्तार कर लेती है। पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को दोस्तों इस तरीके से गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बेल हियरिंग्स, कस्टडी एक्सटेंशंस और मीडिया डिबेट्स लगातार चलते रहते हैं। जांच एजेंसियां दावा करती रहती है कि लगभग 100 करोड़ रुपए के कथित किकबैक थे जो कि हवाला चैनल के जरिए ट्रांसफर किए गए थे। वहीं बचाव पक्ष दलील देता रहता है कि कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती रहती है। डिफेंस बार बार दलीलें देता है, कोर्ट बार बार उन्हें ठुकराता जाता है। आम आदमी पार्टी सरकार, जेल से सरकार जैसे प्रयास लगातार करती रहती है और बीजेपी बार बार उन पर और भी दुगने कठोर वार करती रहती है। इसी बीच आ जाते हैं कहानी में दोस्तों 2024 के आम चुनाव, जिनके लिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कथित तौर पर चलाई जा रही थी। ये पूरी कहानी जो थी ये 2024 के आम चुनावों के अराउंड में ही एक इसकी बेसलाइन थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि ये 2024 के आम चुनावों में भाजपा को उसका अपना फायदा दिला सके। और होता भी दोस्तों वही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 7 की 7 सीटें जीत जाती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
सहित बाकी जो भी पार्टीज थी उनको कोई भी सीट नहीं हासिल होती है। शराब नीति केस चुनावी बहस का बिल्कुल मेन मुद्दा दोस्तों बनाया जाता है और भाजपा ने भ्रष्टाचार को केंद्रीय एक नरेटिव बना दिया था और आप वहीं पर दलीलें देता रहता है कि राजनीतिक साजिश थी, मगर आपकी दलीलें ऑब्वियसली नाकाम ही रहती है। दोस्तों भाजपा 2024 के दिल्ली के चुनाव जीत जाती है और सरकार बनाती है। सरकार बने हुए लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब आती है तारीख 27 फरवरी 2026। राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 21 अलग एक्यूज्ड को सभी आरोपों से बरी कर देता है। अदालत कहती है कि आरोप सिद्ध करने के लिए पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे और आरोपों में कोई क्रिमिनल साजिश या फिर गवाह नहीं मिलते हैं। अदालत ने सीबीआई की जांच पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि चार्जशीट में इतनी खामियां थी कि उन पर भरोसा करना संभव नहीं था। अदालत ने सीबीआई की जांच पर भी कड़ी टिप्पणी की, यह स्पष्ट करते हुए कि चार्जशीट में इतनी खामियां थी कि उन पर भरोसा करना संभव नहीं था। दोस्तों केस तो यहाँ खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बाकी सभी लोग रिहा कर दिए जाते हैं, निर्दोष माने जाते हैं, मगर केस के खत्म होने से सवाल खत्म नहीं होते हैं। सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। दोस्तों सवाल उठते हैं, अगर सबूत नहीं थे तो कैसे 4 साल तक ये अभियोग चलता रहा? क्या ये एक झूठा अभियोग था जिसके अंडर सिटिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिना सबूतों के गिरफ्तार कर लिए गए? क्या सीबीआई और ईडी जैसी बॉडीज यहाँ सचमुच पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी? क्या सीबीआई और ईडी की क्रेडिबिलिटी यही बच गई है जो एक नफरत आम आदमी पार्टी को उस वक्त में झेलनी पड़ी थी? क्या दोस्तों वो कभी भुलाई जा सकती है? जो चेंजेस सिर्फ इस एक झूठे अभियोग से आए, क्या वे चेंजेस रिस्टोर किए जा सकते हैं? दिल्ली की दोस्तों यूं कह सकते हैं कि सारी रेखाएं ही बदल गई थी। हम नहीं जानते दोस्तों सही कौन है गलत कौन है, मगर बेवकूफ किसे बनाया गया? बेवकूफ बने दोस्तों हम और आप, बेवकूफ बनी दिल्ली की जनता। इस एक नरेटिव की वजह से दिल्ली की जनता ने ना जाने क्या क्या बदल दिया अपने दिमाग में, और अब देखिए नरेटिव भी झूठा साबित हुआ। देखने लायक बात दोस्तों ये होगी कि अब दिल्ली की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है और दिल्ली की जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम्स में अनुराग भारद्वाज।